चलिए, तो अभी मैं आपको कैपिटल मार्केट लाइन कंसेप्ट हम समझेंगे। ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, मेनली जैसा सिक्योरिटी मार्केट लाइन हमने समझा था, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन हमने समझा था, वो फिर भी इंपॉर्टेंट थे, उसके रेलेवेंट क्वेश्चन भी थे। कैपिटल मार्केट लाइन में नहीं आपको कोई क्वेश्चन दिखेंगे और ना ही इतना कुछ इसका इंपॉर्टेंस रहता, पर फिर भी एक एमसीक्यू रिसेंटली ऐड हुआ था, तो हमने सोचा चलो ठीक है कि क्या पता इसे कभी भी एग्जाम में टेस्ट कर लें, तो हमने सोचा रिस्क ना लेते और ये वाला टॉपिक भी हम फटाफट से कवर कर लेते। छोटा सा टॉपिक है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जैसे आपको कैपिटल मार्केट लाइन समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने ऑलरेडी पहले सिक्योरिटी मार्केट लाइन सीखा हुआ है। सिक्योरिटी मार्केट लाइन में हमने क्या बोला, एज पर सीएपीएम एजम्पशन हमें पता है ई आर इक्वल्स आर ई होते हैं, और उसी हिसाब से ई आर इक्वल्स आर ई, यानी ई आर इक्वल हम बोल सकते थे आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। ये तो होता है स्लोप ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन, डेट इज व्हाट आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। आर एफ क्या है, रिस्क फ्री रेट हमें पता है, और ये क्या है, ये मार्केट रिस्क प्रीमियम है। आर एम माइनस आर एफ और कुछ नहीं, मार्केट रिस्क प्रीमियम है। और ये जो बीटा है ना, ये बीटा क्या है पता है आपको, ये बीटा है सिस्टमेटिक रिस्क हमारा। आपको पता भी होगा हमारा टोटल रिस्क जो रहता है वो अलग रहता है, टोटल रिस्क में सिस्टमेटिक रिस्क भी रहता है, अनसिस्टमेटिक रिस्क भी रहता है। सीएपीएम का जो मॉडल रहता है वो ये कहता है कि जब हम पोर्टफोलियो में पैसा लगाते तो अनसिस्टमेटिक रिस्क यूजुअली कट जाता है हमारा। तो आप ये समझिए टोटल रिस्क, यानी मैं आपको कहता था ना नेट रिस्क ऑफ द बीटा जब निकालते थे, तब आपको याद होगा जब हम बीटा निकालते हैं, जब हम बीटा निकालते हैं तो हम ऐसे लेते हैं नेट रिस्क ऑफ स्टॉक बाय नेट रिस्क ऑफ मार्केट। नेट रिस्क ऑफ मार्केट को एसडीओ मार्केट भी हम बोलते हैं, एसडीओ मार्केट भी बोलते हैं। तो हम बीटा निकालते समय क्या लेते हैं, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक लेते हैं। हम आपने कभी भी देखा, हम बीटा निकालते समय मैंने कभी भी एसडीओ ऑफ स्टॉक्स बाय एसडीओ मार्केट कभी भी नहीं लिया हमने, कभी भी नहीं लिया हमने। बीटा निकालते समय हमेशा हम नेट रिस्क ऑफ स्टॉक लेते हैं, है ना। इसलिए कोवेरियंस का इस्तेमाल किया जाता है। बीटा इक्वल हम क्या लेते थे, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड एम, यानी कोवेरियंस बिटवीन स्टॉक एंड मार्केट डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट। और कोवेरियंस बिटवीन स्टॉक एंड मार्केट में क्या होता है, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक एक्स इंटू नेट रिस्क ऑफ स्टॉक एम। नेट रिस्क ऑफ एम और एसडी ऑफ एम सेम ही होता है, वो मैंने ऑलरेडी पोर्टफोलियो में समझाया कि मार्केट का एसडी और मार्केट का नेट रिस्क तो सेम ही रहता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी कटा हुआ रहता है। तो मार्केट का जो नेट रिस्क रहता है वही मार्केट का एसडी रहता है। लेकिन स्टॉक की अगर हम बात करें या आपकी पोर्टफोलियो की बात करें, तो उसका जो एसडी है और उसका जो नेट रिस्क है वो कभी भी सेम नहीं। समझ में आ रहा है, स्टॉक का नेट रिस्क कभी भी सेम नहीं होगा। अब ये समझ जाइए, नेट रिस्क अलग होगा, एसडी अलग होगा, ये आपको समझना है। तो यहां पर ये देखिए, मैंने यहां पर लिखा और यहां पर एसडी ऑफ एम दो बार हो गया, क्योंकि वेरिएंस ऑफ मार्केट है। आपका एक एसडी ऑफ एम और एक नेट रिस्क ऑफ एम कट जाएगा, क्योंकि नेट रिस्क और एसडी मार्केट का सेम ही रहता है। तो ये आपका क्या रहा है, बीटा इक्विवेलेंट टू, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, बीटा इक्विवेलेंट होता है नेट रिस्क ऑफ स्टॉक बाई एसडी ऑफ मार्केट, क्योंकि एसडी ऑफ मार्केट नेट रिस्क ऑफ मार्केट सेम ही रहता है। क्यों समझा रहा हूं मैं आपको, सर क्यों बता रहे हो हमें, क्या मतलब इसका बताने का, इसका बताने का मतलब है देखो, एज पर सीएपीएम एजम्पशन हम ई आर इक्वल आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा हम लिखते हैं। यहाँ पर हम बीटा ये लिखते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ। बीटा की जगह मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ नेट रिस्क ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाई एसडी ऑफ मार्केट। यस, मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि बीटा का मतलब ही होता है, बीटा का मतलब होता है, अगर आपने मेरा पोर्टफोलियो पूरा पढ़ा हुआ है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, इसीलिए लास्ट में देखना है। बीटा का मतलब ही नेट रिस्क ऑफ स्टॉक बाय एसडी ऑफ मार्केट, और एसडी ऑफ मार्केट नेट रिस्क ऑफ मार्केट सेम ही रहते हैं। तो ऊपर नेट रिस्क ऑफ स्टॉक है, वही अगर मैं बोलूँ ये तो मेरा क्या है, ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन है, ये तो मेरा सिक्योरिटी मार्केट लाइन है जो मैंने पढ़ा है। अगर मैं आपको कैपिटल मार्केट लाइन पढ़ाऊं, तो कैपिटल मार्केट लाइन में सब कुछ सेम है, बस एक ही चीज का फर्क है। कैपिटल मार्केट लाइन क्या बोलता है पता है, आप आर एफ, इसमें आप एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालोगे, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू जो है, जो ऊपर हमने नेट रिस्क ऑफ स्टॉक लिया ना, उसकी जगह पे हम एस डी ऑफ स्टॉक लेते हैं और डिवाइडेड बाई एस डी ऑफ मार्केट। यानी हम यहां पर क्या लेते हैं, मैं शॉर्ट में लिखूं तो अगर एस डी ऑफ एक्स बाय एस डी ऑफ एम, ये आपका हो गया कैपिटल मार्केट लाइन। तो अच्छा मतलब सर अब समझ में आ गया मैं चीज, दोनों का फर्क। सिक्योरिटी मार्केट लाइन में हम स्टॉक का नेट रिस्क लेते हैं, लेकिन अगर हम कैपिटल मार्केट लाइन की बात करें तो यहां पर हम स्टॉक का टोटल रिस्क लेते हैं। यहां पर एसडी आता है और यहां पर नेट रिस्क आता है। हालांकि ये इसका आपका इक्वेशन जो वो बीटा बन जाता है, और ये हम इस तरीके से दिखाते हैं। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, लैम्डा। लैम्डा बोल के एक चीज होता है, लैम्डा का फॉर्मूला जो स्लोप ऑफ सीएमएल होता है ना, स्लोप ऑफ सीएमएल होता है, वो लैम्डा को
डिफाइन करते हैं। हालांकि ये लैम्डा का कोई फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं, पर फिर भी चलो ठीक है, इसे हम लैम्डा बोलते हैं। मैंने ऊपर सब लिख रखा हुआ, लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा का स्लोप का इक्वेशन क्या बताया, आर एम माइनस आर एफ डिवाइड बाई एस डी ऑफ मार्केट। अगर आप ये देखोगे तो आपको थोड़ा सा धुंधला धुंधला पहचान में आएगा, ये और कुछ नहीं पता, ये मार्केट का साप रेशियो। साप रेशियो आपको याद है, साप रेशियो हम कैसे निकालते थे, ई आर माइनस आर एफ बाई एस डी निकालते थे। ये किसी पार्टिकुलर स्टॉक का साप रेशियो बताता था। ई आर माइनस आर एफ बाई एस डी हमें क्या बताता, किसी पर्टिकुलर स्टॉक का साप रेशियो। ये स्टॉक का नहीं, मार्केट का साप रेशियो। ई आर की जगह आर एम लिया, मतलब मार्केट का रिटर्न। ये तो स्टॉक का रिटर्न है, ये मार्केट का रिटर्न है। माइनस आर एफ तो एक्स्ट्रा रिटर्न आ गया ऑफ मार्केट, एक्स्ट्रा रिटर्न ऑफ मार्केट डिवाइड बाय, यहाँ पर तो एस डी ऑफ स्टॉक लेते थे, यहाँ पर एस डी ऑफ मार्केट आपका। तो ये आपका और कुछ नहीं है, जो लैम्डा है स्लोप ऑफ सीएमएल है, ये आपका क्या है, इसे हम लैम्डा बोलते हैं, है? और ये और कुछ नहीं, ये सांप रेशियो। तो आपको पता, मैं यहाँ पर इसको एक और तरीके से भी कर सकता हूँ। मैं आपको सीएमएल में जो इक्वेशन आपका आता है एज पर सीएमएल, ई आर का इक्वेशन जो आता है वो कैसे आता है पता, आर एफ प्लस हम लैम्डा इंटू एस डी ऑफ स्टॉक भी बोल सकते हैं। यस, ये वाला भी फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहां पर आप देखो, अब इसी को मैं तोड़ दूं, आर एफ प्लस लैम्डा का मतलब क्या है, आर एम माइनस आर एफ बाय एस डी ऑफ मार्केट, और इधर एस डी ऑफ एक्स आई। तो ये वही तो आ गया जो आपका यहाँ पर आ रहा है, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ एस डी ऑफ स्टॉक एस डी ऑफ मार्केट, आपका ये देख लिए वही आ रहा है। तो ये थोड़ा बहुत मैंने डिफरेंस समझाया। अभी मैंने आपको समझाया एस एम एल। देखिए, सिक्योरिटी मार्केट लाइन का इक्वेशन भी मैंने यहाँ पर लिख रखा हुआ है, और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो की जगह देखिए मैंने नेट रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो पे एसडीओ मार्केट लिख रखा हुआ है। लेकिन वही कैपिटल मार्केट लाइन की बात करें तो कैपिटल मार्केट लाइन में ई आर के आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू ये जो नेट रिस्क की जगह पे हम एस डी लेते हैं, और एस डी ऑफ मार्केट ये वाला आ गया, यानी बीटा नहीं लिया जाता, उसकी जगह पे ये लिया जाता है। और या फिर हम इसको शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं, और ई आर इक्वल आर एफ प्लस, अब देखो यहां पर आप ये जो आर एम माइनस आर एफ है, ये जो है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, आर एम माइनस आर एफ डिवाइड बाई एस डी ऑफ मार्केट, ये क्या लैम्डा ही है, जिसे हम मार्केट का साफ रेशियो बोलते हैं। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लैम्डा इंटू एस डी ऑफ पोर्टफोलियो। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, देखो लैम्डा का मैंने यहाँ पर लिख भी रखा हुआ है फॉर्मूला, जो सिंपल सा साफ रेशियो है मार्केट का ही। और मैंने बार बार लैम्डा यहाँ पर भी देखो, मैंने यहाँ पर लैम्डा का फॉर्मूला डाला है, इसकी जरूरत ही नहीं, ऊपर लिखा हुआ ही है, इसकी जरूरत ही नहीं आपको यहाँ पर। तो ये आपने कुछ हद तक समझ लिया अब हमारा। अब हम कैपिटल मार्केट लाइन की बात करें। सिक्योरिटी मार्केट लाइन में ऊपर भी आपका ई आर हुआ करता था, पर यहाँ पर आपका बीटा हुआ करता था, अगर आपको याद होगा यहाँ पर बीटा हुआ करता था। बट कैपिटल मार्केट लाइन में यहाँ पर आपका ई आर होगा और यहाँ पर आपका एस डी होगा। यहाँ पर एस डी होगा क्योंकि हम यहाँ पर एस डी का इस्तेमाल करते हैं, नेट रिस्क का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, टोटल रिस्क का इस्तेमाल होता है। ये एस डी हो गया यहाँ पर आपका। तो ये हमने देखा। अब हमें पता आर एफ तो इसी एक्सिस में रहेगा, क्योंकि इधर तो रिस्क है आपका, ये जो वाई एक्सिस है इसमें कभी भी रिस्क नहीं रहता, रिस्क का शुरुआत इधर से हो रहा है, एस डी इधर है। तो हमें पता आर एफ में कोई रिस्क नहीं रहता, तो आर एफ हमेशा इसी लाइन में रहेगा। मान लीजिए आर एफ 5% है, तो आर एफ का यही पॉइंट है, यहाँ पर आपका आर एफ लाई करेगा, हमेशा इसी लाइन में लाई करेगा। लेकिन बाकी सारे स्टॉक्स जो है मार्केट, अगर हम निफ्टी सेंसेक्स की बात करें, वो भी आपके इसी लाइन में यहाँ पर लाई करेंगे बाहर, जहां पर रिस्क है, क्योंकि मार्केट में भी तो रिस्क रहता है। इसलिए मार्केट का बीटा 1 होता है, जिसमें रिस्क नहीं रहता उसका बीटा 0 रहता है, जिसमें रिस्क रहता है उसका बीटा 0 से ज्यादा होगा। डिफेंसिव स्टॉक्स का बीटा यूजुअली हमने देखा था 1 से कम होता है, एग्रेसिव स्टॉक्स का बीटा 1 से ज्यादा होता है, और किसी किसी स्टॉक्स का बीटा वो इक्विवेलेंट टू मार्केट रहता है, वो 1 भी रहता है आपका। तो ये हमने देखा यहाँ पर। अब मैंने ये बोला कि आप देखो, मान लीजिए आरएम जो है, आरएम किसी पर्टिकुलर पॉइंट में यहाँ पर आया, जहां पर इसका एसडी भी रहेगा। मान लीजिए मार्केट का एसडी 10% है, तो 10%, और ये मार्केट रिटर्न दे रहा है 15% का। तो मैंने बोला मार्केट 15% का रिटर्न दे रहा है और मार्केट का एसडी 10% है, उस हिसाब से मैंने ये लाइन जोड़ दिया। आप देख सकते हो ये वाला लाइन आपको जो दिख रहा है ना, ये लाइन हमने जोड़ दिया इस हिसाब से। तो हमने बोला कि यहां पर ही तो पॉइंट में बीटा लाई करेगा, क्योंकि बीटा जो है वो 1 ही रहता है मार्केट का, हमेशा मार्केट का बीटा हमेशा 1 ही रहता है, जहां पर आपका ये बीटा लाई करेगा। लेकिन बाकी स्टॉक्स का बीटा, मैंने कहा था बाकी स्टॉक्स का बीटा 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। बट ये समझ लीजिए ये मार्केट का लाइन आपका यहां पर बन रहा है। अब मुझे एक छोटी सी चीज आपको बतानी है। आप एक बात बताइए, हम आरएफ में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आरएफ में बोरोइंग भी कर सकते हैं। सीएपीएम का तो एजम्पशन रहता है, हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में आरएफ में आप
जरूरी नहीं कि आप इन्वेस्ट कर पाओ आरएफ में, ये जरूरी नहीं आप आरएफ में बोरो भी कर पाओ। आरएफ में यूजुअली इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, पर आरएफ में आपको बोरिंग नहीं मिलती है, क्योंकि बैंक्स हमेशा अपना फायदा देखते हैं। बैंक्स कभी भी आपको आरएफ में देगा, बोरिंग कभी नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो यहाँ पर आप सीएपीएम का एजम्पशन ये रहता है कि हम जितना चाहे आरएफ में बोरिंग कर सकते हैं, जितना चाहे हम आरएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये सीएपीएम का एजम्पशन रहता है। तो हम ये मान के चलते कि चलो ठीक है, हमने देखा कि मार्केट का रिटर्न 15%, मार्केट का रिटर्न 15% है, मार्केट का एसडी 10% है, और आरएफ का रिटर्न 5% है। ये मान के चलो कि आप मार्केट में भी पैसा लगा सकते हो, आप आरएफ में भी पैसा लगा सकते हो। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने पूरा का पूरा पैसा आरएफ में लगा दिया तो मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा? 5% होगा। पूरा का पूरा आरएफ में पैसा लगा दूं मैं, और मेरा रिस्क क्या रहेगा? 0। अगर मैं पूरा पैसा आरएफ में लगा दूं तो मेरा पोर्टफोलियो रिटर्न 5% रहेगा, पोर्टफोलियो रिस्क 0 रहेगा। अगर मैं पूरा का पूरा आरएम में पैसा लगा दूं, मार्केट में पूरा का पूरा पैसा मार्केट में लगा दिया, तो मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न 15% होगा और मेरा पोर्टफोलियो का रिस्क 10% होगा। डेट इज इक्विवेलेंट टू मार्केट का एसडी। जो मार्केट का रिस्क होगा वही मेरा रिस्क होगा, क्योंकि पूरा पैसा मैंने आरएम में लगा दिया। बट अगर हम मान लीजिए कॉम्बिनेशन में पैसा लगाए, अगर हम कॉम्बिनेशन आरएफ और आरएम दोनों में पैसा लगाए, तो क्या होगा? उसके लिए मैंने एक एग्जांपल बनाया। ये एग्जांपल मैं आपको एकदम अच्छे से समझाता हूं। देखो ये एग्जांपल एकदम अच्छे से समझाता हूं, करा हुआ है, आपको मैं बस समझा दूंगा एकदम अच्छे से। कर भी सकता हूं सॉल्व, पर थोड़ा सा टाइम बचेगा हमारा। देखो आरएम 15% है, हमने देखा था ये रहा। आरएफ 5% है, एसडी 10% है। एसडी 10%, आरएफ 5%। मान लीजिए हमने आरएफ में 30% पैसा लगाया और 70% हमने आरएम में पैसा लगाया, मतलब हमने थोड़ा सा बचाव किया है। हम रिस्क एवर्स, हम रिस्क एग्रेसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सारा पैसा मार्केट में नहीं लगाना चाहते, हम थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहते हैं। हमने क्या किया? रिस्क फ्री में भी 30% पैसा लगाया। हमने 30% पैसा लगाया, तो हमारा रिटर्न, पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा? तो देखो जो 30% पैसा आपने लगाया, ये चलो मैं लिख के करा देता हूं। हमने 30% पैसा आरएफ में लगाया और आरएफ का रिटर्न है 5%, तो 5 का 30% हमें मिलेगा, और बाकी 70% हमने मार्केट में लगाया, मार्केट का रिटर्न है 15%। तो आप देख लीजिए यहां पर आपका 12% आ रहा होगा। 5 का 30% 1.5, 15 का 70% 10.5, यानी 12% आया आपका रिटर्न। और आपका एसडी क्या होगा? देखो 30% हमने आरएफ में पैसा लगाया, आरएफ का एसडी तो 0 रहता है, आरएफ में कोई रिस्क नहीं है आपका, आरएफ में कोई रिस्क नहीं है आपका। देखो यहाँ पर सिर्फ आप मार्केट में पैसा और आप एसडी में पैसा लगा रहे हो। आप ये मत बोलना सर कुछ रिस्क भी तो कटेगा, वो तो हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट लेस देन 1 रहता है, जहां पर ऑपोजिट स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं वहां रिस्क करते हैं। यहाँ पर हम सिंपल वेट ही करेंगे रिस्क में भी। तो यहाँ पर 30% इंटू 0 किया, और इधर 70% इंटू 10 करेंगे। सर क्यों 10? क्योंकि देखो मार्केट का एसडी 10 है, 10 का 70% ही हमारा रिस्क होगा, क्योंकि 70% पैसा ही हमने आरएम में लगाया है, और 30% पैसा में तो कोई रिस्क नहीं है, आरएफ में पैसा लगाया, तो हमारा पोर्टफोलियो का रिस्क 7% है। तो मैं ये भी प्लॉट कर देता हूँ, ये मैं प्लॉट करता हूँ, देखता हूँ कहाँ आते हैं। तो मेरा रिटर्न और पोर्टफोलियो कहाँ है? 12%। तो 12 तो 15 से नीचे कहीं आएगा, मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर मेरा 12% आ रहा है, ये मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न है, ठीक है। और मेरा रिस्क कितना आ रहा है? पोर्टफोलियो के यहाँ पर 7% आ रहा है, ये मेरा 7% आ रहा है। 7% मान लीजिए कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर 7% आ रहा है मेरा। तो अब देखिए आपका मार्केट से कम आपका रिस्क आ रहा है, और उसका एक लाइन भी मैंने बनाया, ये देखो ये वाला इसका लाइन बन रहा है। और इसे हम क्या बोलते हैं बताइए? इसे हम लैंडिंग पोर्टफोलियो बोलते हैं। लैंडिंग पोर्टफोलियो का मतलब आपने आरएफ में पैसा लैंड किया, आपने आरएफ में बोरो नहीं किया, इसे हम लैंडिंग पोर्टफोलियो बोलते हैं। मैं पूरा वापस से बाद में लैंडिंग और बोरिंग दोनों समझा दूंगा, रुको इसी को समझाने की जरूरत है। अब देखो ये हमने समझा, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसा पोर्टफोलियो बनाया जहां पर मैंने आरएफ में पैसा नहीं लगाया, आरएफ से उल्टा 20% बोरो करके, मान लीजिए मेरा 1 लाख रुपीस मेरे पास पैसा था, तो यहां पर तो मैंने क्या किया? 1 लाख में से 30,000 मैंने आरएफ में लगाया, 70,000 मैंने आरएम में लगाया। बट मान लो मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैंने क्या किया पता? सेकंड पोर्टफोलियो में मैंने आरएफ से 20% बोरो कर लिया, मतलब 20,000 और बोरो कर लिया मैंने। और पहले से मेरे पास 1 लाख इन हैंड है, 20,000 मैंने और बोरो कर लिया, 1,20,000 टोटल हो गया, और वो 1,20,000 मैंने आरएम में लगाया। इस बार मैं और रिस्क उठा रहा हूं, मतलब मेरा मार्केट में 100% पैसा नहीं, 120% पैसा लगता है। क्यों? क्योंकि मैं आरएफ से 20% बोरो कर लिया। तो इस बार मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा पता है?
आरएफ में तो मैं ब्याज दूंगा, आरएफ में तो मैं इंटरेस्ट दूंगा, क्योंकि मैंने 20% बोरो किया है, तो 20% मेरा माइनस आ रहा है। देखो 20% वेट जो है माइनस आ रहा है, इंटू 5% आरएफ का रिटर्न है, तो 5 में 20% मेरा 1% लगेगा, ये 1% माइनस पे रहेगा मेरा। समझ में आया? ये 1% मेरा क्या होगा, माइनस पे होगा। और इधर 15 का 120% मेरा इन्वेस्टमेंट रिटर्न आएगा। तो 15 का 120% कितना, 18 माइनस 1 17%। इस बारी मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न मार्केट रिटर्न से भी ज्यादा है, 17%। और मेरा रिस्क भी ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने आरएफ में 20% तो पैसा बोरो किया, वहां पर तो आपका ऐसे भी जीरो रहता है। और 120% मैंने आरएम में इन्वेस्ट किया है, और 120% इंटू 10 12% मेरा आ रहा है। तो इस बार देखो मेरा रिटर्न 17% है, रिटर्न मेरा 17% है, मैं यहां पर लिखता हूं। और मेरा रिस्क इस बार कितना है, 12% है। तो इसका जो लाइन बनता है डॉट, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। तो आप ये देखिए, ये वाला लाइन जो है ना, ये आरएम के बाहर चला गया, ओवर द मार्केट पोर्टफोलियो चला गया, आरएम के बाहर चला गया ये लाइन। यहां पर इसे हम बोरोइंग पोर्टफोलियो बोलते हैं। अब आपको समझ में आएगा लैंडिंग पोर्टफोलियो, बोरोइंग पोर्टफोलियो। यानी लैंडिंग पोर्टफोलियो का मतलब क्या है, आपने आरएफ में इन्वेस्टमेंट किया है। और बोरोइंग पोर्टफोलियो यूजुअली कब बनेगा, जब आप आरएफ में, यहां पर आपने आरएफ में भी इन्वेस्टमेंट किया है और आरएम में भी इन्वेस्टमेंट किया आपने। लेकिन बोरोइंग पोर्टफोलियो कब बनता है, जब आप आरएफ में बोरो कर रहे हो और आरएम में इन्वेस्ट कर रहे हो मोर देन 100%, जितना आपके पास पैसा उससे भी ज्यादा आरएम में इन्वेस्टमेंट करो, इसको हम बोरोइंग पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो अब अगर आपको कभी भी लैंडिंग पोर्टफोलियो, बोरोइंग पोर्टफोलियो समझना हो, तो मतलब आप ये समझ जाइए, लैंडिंग पोर्टफोलियो आरएम के अंडर रहता है, अंडर अंडर द मार्केट रहता है ये। और बोरोइंग पोर्टफोलियो ओवर द मार्केट लाइन रहता है, ठीक है, ओवर द कैपिटल मार्केट लाइन रहता है। तो यहां पर आप देखिए, ये अंडर और ओवर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंडर देखिए, अंडर द मार्केट लाइन, और ये ओवर है, बाहर है आपका। अब इसी से एक जो थ्योरी बना, अब मैं आपको पूरा क्लियरली समझाऊंगा। देखिए, एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है, एज पर कैपिटल मार्केट लाइन थ्योरी द पोर्टफोलियोस लाइंग ऑन द सीएमएल। पोर्टफोलियो जो सीएमएल में लाई कर रहे हैं, इस लाइन में, यही तो सीएमएल का लाइन है। पोर्टफोलियो जो सीएमएल में लाई करे ओवर द मार्केट पोर्टफोलियो। अगर इस ओवर की जगह शब्द अंडर एग्जाम में लिखा हुआ रहता, तब आपका आंसर होता लैंडिंग पोर्टफोलियो। लेकिन जबकि ओवर द मार्केट पोर्टफोलियो, मार्केट पोर्टफोलियो के बाहर, सीएमएल के ऊपर ही है, सीएमएल लाइन में ही है, लेकिन मार्केट पोर्टफोलियो के ओवर है, बाहर है, तो मतलब उसके ऊपर है, यानी बोरिंग पोर्टफोलियो माना जाएगा। इसका आंसर होगा बोरिंग पोर्टफोलियो। लेकिन वही अगर इफ पोर्टफोलियोस लाइंग ऑन सीएमएल अंडर मार्केट पोर्टफोलियो होता ना, तब हम क्या बोलते हैं इसे, तब इसे हम बोरोइंग पोर्ट, सॉरी, तब हम इसे, अंडर होता तो अंदर में होता, तब इसे हम लैंडिंग पोर्टफोलियो बोलते हैं। बट मैं आपको बता दूं, आईसीए का आंसर ये वाला है, जो कि मेरे नज़र में आईसीए का आंसर गलत है। एंड मैं तो सजेस्ट ये करूंगा अब ये सही वाला लिखो, क्योंकि आईसीए कई बार गलत करता है, पर एग्जाम में जो सजेस्टेड आंसर रहता है वहां पर सही आंसर ही डालता है। तो आईसीए का आंसर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ये गलत है। मैंने क्या क्या पता है, चैट जीपीटी में भी ये क्वेश्चन डाला। जब मैंने चैट जीपीटी में डाला तब भी वहां पर यही आंसर है। देखो, बोरिंग पोर्टफोलियो आंसर है, ये चैट जीपीटी का आंसर है। ये जो मैंने यहाँ पर लिख रखा हुआ है, चैट जीपीटी से निकाला मैंने। तो चैट जीपीटी में भी अगर आप ये क्वेश्चन डालोगे तो आपको बोरिंग पोर्टफोलियो आंसर दिया जाएगा, और ये बोरिंग पोर्टफोलियो ही इसका आंसर होगा। ये इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आप समझ जाइए, सीएमएल के अंदर, ये सीएमएल की लाइन है, अगर अंदर में लाई कर रहा है तब ये लैंडिंग पोर्टफोलियो है, बाहर में कर रहा है तब ये बोरिंग पोर्टफोलियो है। जबकि ओवर शब्द लिखा हुआ है, ये ओवर शब्द का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ओवर शब्द लिखा हुआ है, मतलब ये क्या होगा, ये बोरिंग पोर्टफोलियो होगा। तो आई थिंक मैंने अब आपको पूरा समझा दिया। यहाँ पर जब कभी भी आप देखो, आप आरएफ में बोरो करके मार्केट में पूरा पैसा लगाते हो, तो यूजुअली वो क्या रहता है, वो ओवर मार्केट पोर्टफोलियो होता है। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ऐसा सिचुएशन में मार्केट पोर्टफोलियो के बाहर चला जाता है, जिसे हम बोरिंग पोर्टफोलियो बोलते हैं।
लेकिन वही अगर आपने दोनों में पैसा लगाया, आरएफ में भी पैसा लगाया, तो वो आपका लेंडिंग पोर्टफोलियो बनता है और वो मार्केट पोर्टफोलियो के अंदर रहता है। ये मैंने ग्राफ में भी प्रेजेंट करके आपको समझाया था। अब मेरे ख्याल से पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया। तो एग्जाम के लिए क्या क्या ध्यान रखना है, ये लैम्डा ऐसे जरूरी नहीं, पर ध्यान मेरे तो समझ में आएगा। मार्केट का साप रेशियो ही लैम्डा होता है। और सीएमएल का फॉर्मूला क्या होगा, सीएमएल के हिसाब से ईआर क्या होगा, ईआर इक्वल आरएफ प्लस आरएफ माइनस आरएफ इंटू बीटा लिख देना। बीटा को फिर काटना, बीटा नहीं होगा, बीटा की जगह क्या होगा, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक नहीं, टोटल रिस्क ऑफ स्टॉक बाय टोटल रिस्क ऑफ मार्केट। जैसे बीटा का फॉर्मूला है नेट रिस्क ऑफ स्टॉक बाय एसडी ऑफ मार्केट, यहाँ पर आप टोटल रिस्क ऑफ स्टॉक बाय टोटल रिस्क ऑफ मार्केट होगा, है ना। ये देखिए आप यहाँ पर एसडी बाय एसडी हो जाएगा आपका ये। और या फिर इसकी जगह पर आप ये भी, इसकी जरूरत नहीं है वैसे, ये वाला समझने से आपका काफी रहेगा, ये ऐसे भी आपकी बुक में नहीं है। और इसके अलावा मैंने सब आपको समझा दिया। आपको बस एक दो चीज याद रखना, ये लैंडिंग बोरिंग पोर्टफोलियो याद रखना है आपको, और इसके अलावा ये फॉर्मूला याद रखना, बस काफी रहेगा। तो मेरे ख्याल से कैपिटल मार्केट लाइन मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बखूबी तरीके से अच्छे से समझा दिया। और इसके रेलेवेंट में एक क्वेश्चन था, वो भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया।